बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Class, this is our lecture number 8 of chapter number 11, heat, and in this lecture I am going to discuss the problems on the Carnot engine, remaining problems. This is the part 2 of the Carnot engine problems. So the remaining problems, or the third category, I am going to discuss in this lecture. Okay, our first formula is the efficiency of a Carnot engine in the heat energy form. You know that E is equal to 1 minus Q2 upon Q1 multiplied by 100, where Q1 is the heat entering into the system or heat absorbed by the engine from the hot reservoir. तो Q1 हमारे पास वो हीट एनर्जी है जो कि इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है, किससे, हॉट रिजर्वायर से, या फिर वो एनर्जी है जो कि इंजन में एंटर हो रही है फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर. एंड Q2 इज़ द हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन और हीट लिविंग द सिस्टम. इट्स कॉल्ड Q2. वो हीट एनर्जी है जो इंजन से रिलीज़ हो रही है या लीव कर रही है टुवर्ड्स द कोल्ड रिजर्वायर. Q1 और Q2 के नाम आपको यहाँ पता चल गए होंगे. Q1 और Q2 को हम कुछ और वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. डेट Q1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनपुट एंड द डिफरेंस ऑफ Q1 एंड Q2 इज़ कॉल्ड आउटपुट. You should remember this, that Q1 is always greater than Q2. कार्नोट इंजन के वेरिएबल्स में जितने भी 1 से वेरिएबल आ रहे होंगे, Q1, T1, वो हमेशा अपने सेकंड वेरिएबल से ग्रेटर होंगे. यानी T1 इज़ ग्रेटर दैन T2 एंड Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2. इस बात का ख्याल रखना है. Where Q1 minus Q2 is also represent the work, so the work done by the Carnot engine in each cycle is delta W is equal to Q1 minus Q2. It's also measured in joule. So now if we want to write this equation of efficiency in term of temperature, so we have a comparison equation or a relation that Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1. Experimentally it is observed that their ratio are same. इनके ratios जो होते हैं वो same आते हैं. So we can also write the above efficiency equation which is in the form of heat energy. हम इसे टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इन द टेम्परेचर फॉर्म इज E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, वेयर T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. इसको किसी भी नाम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एंड T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ द लो टेम्परेचर रिजर्वायर. यहाँ हाई टेम्परेचर को हाई टी रिजर्वायर लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर को लो टी रिजर्वायर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू मेजर ऑल T1 एंड T2 टेम्परेचर्स इन केल्विन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर बिकॉज आवर SI यूनिट इज़ केल्विन. तो जहाँ पे भी T1 T2 आ रहे होते हैं या सिंगल टेम्परेचर्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे आपको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है. जैसे VRMS के टॉपिक्स हो गए, PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई, इसमें आपको टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है. कार्नोट इंजन हो गया, इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है. एंट्रोपी हो गया, एंट्रोपी में भी आपको टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है. कहाँ कहाँ नहीं करना होता है, जहाँ पर डेल्टा टी आ रहा हो, जैसे थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. इन फॉर्मूलों में या स्पेसिफिक हीट हो गई या हीट कैपेसिटी हो गई, यहाँ पर डेल्टा टी आता है तो डेल्टा टी को आप टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करते. जो टेम्परेचर भी लिखा हुआ और डेल्टा टी अगर लिखा हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उसे 120 केल्विन भी लिख सकते हैं, 120 फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, 120 रेमन भी लिख सकते हैं, रेगिन भी लिख सकते हैं. टेम्परेचर हैज़ टू मैनी स्केल्स. ओके, सो कीप दिस इन योर माइंड. You can copy all these formulae and their description and their physical quantities name so that it will be easy for you to solve the numerical or to understand the numerical language. वीडियो पॉज करके आप इसके सारे फॉर्मूले पहले कॉपी कर लें, उसकी 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, देन यू शुड कंटिन्यू.
Okay, now the solution is continue. So first of all, I make its data. In the diagram, you are provided with the hot reservoir, which is T1, and cold reservoir temperature is given that is -3 degrees centigrade and has an efficiency of 40%. So here we have a first model of the diagram or first Carnot engine with efficiency 40%. So here this engine extracted Q1 amount of heat energy from the heat reservoir and converted some portion of this energy into useful work, and the remaining part of this energy sink in cold reservoir, and the amount of work is equal to Q1 minus Q2, and the efficiency which is obtained by such heat reservoirs और is 40%. तो हमारे पास यहाँ पर इस हीट रिजर्वायर जो T1 ब्लिंक हो रहा है, इस हीट रिजर्वायर पे इस इंजन ने 40% एफिशिएंसी के साथ वर्क किया है. अब हम ये चाह रहे हैं कि वी वांट टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 50% बाय इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर ऑफ दी हॉट रिजर्वायर. तो एफिशिएंसी बढ़ाने के मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर दो तरीके होते हैं. या तो आप टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर को बढ़ा दें तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. सेकंड, या तो आप कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को कम कर दें तो भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी T1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और T2 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, नाउ इन द सेकंड डायग्राम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ़ वी चेंज दी हॉट रिजर्वायर, हमने हॉट रिजर्वायर को चेंज कर दिया एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए. अब उसे कितना बढ़ा दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा इसका टेम्परेचर है तो उसको रेड कलर से शो किया गया है. कोल्ड रिजर्वायर वही रहा, क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर को चेंज करने की कोई बात नहीं की गई है सवाल में. तो एक ही चीज़ इन सवालात में चेंज होती है एज आई टोल्ड यू. सो यहाँ पर जो चेंजिंग हो रही है वो हॉट रिजर्वायर में हो रही है. इंजन भी वही है और कोल्ड रिजर्वायर भी वही है. सो द सेम इंजन विल एक्सट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी Q1 प्राइम. बिल्कुल इसको इस तरह से एज्यूम कर लें कि अगर एक कार जो है वो CNG पे चल रही है या वो पेट्रोल पे या डीजल पे चले तो डीजल पे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, बिकॉज द कंबशन पावर ऑफ डीजल एंड पेट्रोल ग्रेटर दैन एज़ कम्पेयर टू दी CNG. तो यहाँ से इसको जब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये इंजन उसमें ज़्यादा वर्क कर पाएगा. सो इट कन्वर्ट्स Q1 प्राइम हीट एनर्जी इनटू सम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क. दिस इज़ डेल्टा W विच इज़ ग्रेटर दैन जो प्रीवियस डेल्टा W हमारे पास आया है लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम से, ये इससे ज़्यादा होगा यकीनन. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एनर्जी विल बी सिंक इनटू दी कोल्ड रिजर्वायर. और कोल्ड रिजर्वायर में जाने वाली एनर्जी जो होगी वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही रहेगी, बिकॉज कोल्ड रिजर्वायर हमारे पास सेम है. अब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 50% हो गई है. इस कंडीशन पे हमें बताना है. तो जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है Q1 प्राइम माइनस Q2 आ रही है. ये सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोगों ने मतलब एग्ज़ाम में शो नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट T2 is remain constant in the both condition, in the both efficiencies. Okay, so now at that condition we are going to find out the temperature difference between the hot reservoir before and after. Okay, now first of all you make its data. So in the data, let a Carnot engine whose low temperature reservoir is at -3 degree centigrade and has an efficiency of 40 degree centigrade. So let कर लेते हैं that T1 represent the temperature of source, temperature of hot reservoir और temperature high temperature reservoir. And again we let that 2 represent the temperature of sink और cold reservoir और लो टेम्परेचर रिजर्वायर. 2 के जो इंडेक्सेस होंगे वो सिंक की या कोल्ड रिजर्वायर की या लो टेम्परेचर रिजर्वायर की इन्फॉर्मेशन देंगे, टेम्परेचर या हीट एनर्जी. और 1 जो है इंडेक्स में अगर आता है तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर सोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या हॉट रिजर्वायर की या फिर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की. ओके, नाउ वी राइट इट्स डेटा इनटू 2 पोर्शन. एफिशिएंसी व्हेन एफिशिएंसी इज 40%, then the temperature of a source is equal to T1.
T1 जो है आपको फाइंड आउट करना है, एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2 इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, विच you have to convert this value into Kelvin because our SI unit of temperature is Kelvin. So in Kelvin its value will become 270. By adding 273 it will be equal to 270 because -3 plus 273 is equal to 270 Kelvin. Okay, now for efficiency 50%, temperature of new source is equal to T1 prime. अब जो इसका टेम्परेचर जाएगा हॉट रिजर्वायर का T1 प्राइम हो जाएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिमेन कांस्टेंट, तो यही टेम्परेचर 40% में भी यूज़ होगा T2 का, और यही टेम्परेचर T2 का सेकेंड एफिशिएंसी जो आ रही 50% उसमें भी यूज़ होगा, तो मैं यहाँ पे भी इसको एज इट इज़ लिख दूँगा. सो एट दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल चेंज इन दी हॉट रिजर्वायर्स और सोर्स. जो हॉट रिजर्वायर्स के टेम्परेचर में चेंज आया है T1 का डेल्टा फाइंड करना होगा हमें, यानी कि जो बड़ा टेम्परेचर होगा T1 का उसमें से छोटे टेम्परेचर T1 को माइनस कर देंगे, तो T1 प्राइम शुड बी ग्रेटर देन T1. बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू वी विल गेट अवर आंसर. ओके, इस डेटा में आप लोगों ने इतनी सारी लैंग्वेज नहीं लिखनी, सिर्फ इनको बस जो सिंपल से वेरिएबल फॉर्म में भी अगर आप लिख लें तो इनफ है. आई एम गिविंग हियर एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, सो दैट्स व्हाई आई राइट टू मच ओवर देयर. Okay, now in the solution, continue. For T1, using equation of efficiency in term of temperature. So T1 फाइंड करने के लिए हम एफिशिएंसी की इक्वेशन यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें T2 गिवन है और T1 भी नहीं पता, ना T1 प्राइम पता है. तो T1 के लिए हम एफिशिएंसी जो यूज़ करेंगे वो 40% होगी, और T2 की वैल्यू 270 केल्विन आ गई डिवाइड बाय T1. नाउ वी कन्वर्ट दिस 40% इनटू वैल्यू फॉर्म बाय रिमूविंग इट्स 100. तो 40 को जब मैं परसेंटेज से वैल्यू में लिखूंगा तो 0.4 हो जाएगा, और 100 आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है. So 1 minus 270 upon T1. Now here we have to equate this equation for T1. So don't take LCM over there. Shift the values. Minus 270 upon T1 जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 0.4 प्लस 270 अपॉन T1, और राइट साइड पे 1 रह गया. Now you shift 0.4 to the right hand side. So 1 minus 0.4 इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी. After subtracting 1 minus 0.4 you will get 0.6. 270 upon T1 0.6. Now by cross multiply, because here we have to find out the T1, तो T1 जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा 0.6 से, 0.6 T1 की जगह पे आ जाएगा. So we will get our T1 is 540 Kelvin. Okay, now again solution is continue. Now for the T1 prime. So in the previous slide we have already find with the T1. So now we are going to find the T1 prime. For this we will use again the formula of efficiency in term of temperature. Okay. So E prime is equal to 1 minus T2 divided by T1 prime multiplied by 100. तो यहाँ पर T2 prime हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज T2 जो है वो पहले एफिशिएंसी में भी और दूसरी में भी सेम रहेगा. ओके, इस बात का ख्याल रखना है. By placing their value in term of percentage, 50% 1 minus 270 upon T1. Now I write this value in term of without percentage, so 0.5. तो 100 यहाँ से गायब हो गया. 1 minus 270 upon T1 prime. Now separate the value, equate this value for T1. Don't take the LCM. So I shift the 270 upon T1 to the left hand side. It will be added into the it is added into 0.5 value. Now shift the 0.5 to the right hand side. It will subtract from the 1, and 270 upon T1 prime is equal to 0.5. Now compute this value for T1, equate this value for T1 prime. We will get our T1 prime is 540 Kelvin.
सो हमारे पास T1 भी आ चुका है और T1 प्राइम भी आ चुका है। अब हमें फाइंड क्या करना था, इस सवाल में जो पूछा गया था, हमें इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम करना था कि हमने जो हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कितना किया है। उसने इंक्रीज़ का पूछा, उसने टोटल उसकी वैल्यू नहीं पूछी, तो ये तो टोटल वैल्यू आएगी। T1 प्राइम जो है वो 540 है। सो नाउ फॉर द डेल्टा T1, for delta T1 we will subtract T1 prime minus T1 because T1 prime is greater as compared to T1. By subtracting these values we will get our answer 90 Kelvin. So in order to increase the efficiency of same engine from 40 to 50%, we have to increase its temperature by 90 Kelvin. हम उसका तकरीबन 90 Kelvin टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी 40 से 50 पर पहुंच जाएगी। Okay class, now you can copy this numerical carefully. It's a very important numerical and it's a third category numerical. Okay, now here we have another problem of the third category, problem 23, similar to the last numerical. ये बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल से सिमिलर है, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्टली करूँगा। A Carnot engine whose low temperature reservoir is 5 degree centigrade and has an efficiency of 40%. It is desired to increase its efficiency to 50%. वही है बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल की तरह, बस वहाँ -3 था, यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 40 से 50% आपने एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है, लेकिन इंक्रीज़ करने के दो तरीके हैं। आप देखें क्या कह रहे हैं, या तो T1 को बढ़ाना है या T2 को घटाना है। इसके बारे में देख लेते हैं। सो व्हाट डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ हाई रिजर्वायर बी इंक्रीज, यानी ये कह रहे हैं कि आपने T1 की अमाउंट को बढ़ाना है। तो ये सेम न्यूमेरिकल है लास्ट की तरह। यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सो डेल्टा T1 विल बी इक्वल टू, इट्स आंसर इज 93 Kelvin. First of all, I am discussing its diagram. So here you are provided with the hot reservoir whose temperature is T1, which is unknown, and a cold reservoir whose temperature is T2 is 5 degree centigrade. You should convert this temperature into Kelvin. And here we have a engine which absorb Q1 amount of heat energy from that hot reservoir and converted some portion of this energy into useful work, and by rejecting the amount of heat to the cold reservoir is Q2, and the amount of work इसने कितना किया है, Q1 minus Q2 किया है, and its efficiency is 40%. ओके, तो यहाँ पे एक हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर इंजन से कनेक्ट हुए हुए हैं। इंजन ने हॉट रिजर्वायर से Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब की और जिससे उसने डेल्टा W वर्क क्रिएट किया, और Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने रिलीज़ कर दी या रिजेक्ट कर दी कोल्ड रिजर्वायर में, और इस पर उसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 40%. नाउ ऑन द सेकेंड हैंड, फॉर 50% efficiency we will change the temperature of hot reservoirs. So the new temperature of the new hot reservoir is T1 prime, जो भी आपको नहीं पता, एंड कोल्ड रिजर्वायर सेम रहा बिकॉज सवाल में कोल्ड रिजर्वायर को चेंज करने की कोई बात नहीं की गई है. सो इट विल एक्सट्रैक्ट ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज Q1 prime. So engine extract such amount of energy from the hot reservoir and converted this energy into some portion of this energy into useful work, and rejecting the same amount of Q2 which as it rejected in the 40% efficiency in the previous diagram. तो यहाँ पे भी जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है कोल्ड रिजर्वायर में वो ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन इसकी वर्क की अमाउंट बढ़ जाएगी बिकॉज Q1 इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू Q1 प्राइम इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू Q1, एंड इट्स एफिशिएंसी विल बिकम 50%. और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई हॉट रिजर्वायर चेंज करने पर, 50% हो गई. अब आपने यहाँ पर अगेन T1 प्राइम फाइंड करना है, और यू नो वेरी वेल दैट दी T2 इज रिमेन कांस्टेंट ओवर देयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि T2 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, भले आप एफिशिएंसी 40% वाली की फाइंड करें या फिर 50% की एफिशिएंसी फाइंड यूज़ करें. Okay, now I am making its data. So let again
that one represent the temperature of the source, hot reservoir और high temperature reservoir, and 2 index, अगर 2 प्रीफिक्स में आ रहा है तो वो टेम्परेचर ऑफ सिंक या एनर्जी ऑफ सिंक या कोल्ड रिजर्वायर या लो टेम्परेचर रिजर्वायर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल. सो व्हेन एफिशिएंसी इज़ 40% दैन T1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमें नहीं पता इसका क्या है. टेम्परेचर ऑफ सिंक हमें पता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में भी हमने कन्वर्ट कर लिया, 278 आ गया. नाउ फॉर द एफिशिएंसी ऑफ 50% E prime is equal to 50%, so its temperature will become T1 prime, which is unknown. And the most important thing, that temperature of sink is remain constant for the both efficiencies, so we will write T2 for the in the efficiency 50%, T2 remains same 5 degree centigrade or 278 Kelvin. So the required thing is the temperature change in hot reservoir और sources. हमें जो hot reservoir के temperature में change आया है delta T1 वो find out करना है by subtracting T1 prime and T1. Okay. Okay, now solution in. For T1 prime we will use the equation of efficiency in term of temperature. हम टेम्परेचर की फॉर्म की एफिशिएंसी यूज़ करेंगे. एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100 होता है. बाय प्लेसिंग देयर वैल्यू 40%, एफिशिएंसी की जगह 40% आ गया, T2 की जगह 278 और T1 की जगह T1 अननोन है. नाउ आई राइट दिस efficiency into value form without percentage, so it will become 0.4 और राइट साइड से 100 जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. Now I equate this value for T1 as I equated in the last numerical by shifting the 270 to the left, then 0.4 to the right. It will become equal to 278 upon divided by 0.4. So we will get our answer is 467.33 Kelvin. ओके, तो हमारे पास T1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 463.33 Kelvin. सो अभी तक हमने सिर्फ T1 फाइंड किया है, अब हम T1 प्राइम फाइंड करेंगे. Now again solution is continue. For T1 prime we will use again equation of efficiency in temperature form by writing E prime is equal to 1 minus T2 divided by T1 prime. T2 is constant, so that's why we didn't write T2 prime. हम यहाँ पे T2 prime नहीं लिखेंगे. By placing their value 50% is equal to 1 minus 278 upon T1 prime. Now I write the same above value into without percentage form, so will 0.5. तो यहाँ पे 100 की वैल्यू हट जाएगी. So we will equate this equation by shifting 270 upon T1 to the left side. Now shifting the 0.5 to the right hand side and equate the equation for T1. So T1 prime will be equal to 278 divided by 0.5. and we will get our answer T1 prime is equal to 556 Kelvin. ओके, सो यहाँ हमारे पास T1 प्राइम भी आ चुका है, T1 भी आ चुका है. अब हमें सिर्फ इनका डिफरेंस निकालना है, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा. सो फॉर द डिफरेंस ऑफ डेल्टा T1, सो T1 प्राइम माइनस T1 बाय प्लेसिंग देयर वैल्यूज और फाइनल आंसर विल बिकम डेल्टा T इज इक्वल टू 92.67 और ऑलमोस्ट 93 केल्विन. तो ये सवाल यहाँ पे बेटा एंड हो जाता है. Okay class, this is the last numerical of the third category, but it's a little bit changed with the previous two numericals, but it has same sense of solution. So in this numerical you are again provided with the a Carnot engine whose low temperature reservoir is 200 Kelvin and has an efficiency of 50%. It is desired to increase this efficiency to 75%. How many degree must the temperature be decreased?
इफ़ द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो है आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए T2 को डिक्रीज़ करना होगा और T1 यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये इस न्यूमेरिकल का पिछले दो न्यूमेरिकल में फ़र्क है। पिछले टू लास्ट टू न्यूमेरिकल्स यू हैव टू इंक्रीज़ दी, आपने T1 की वैल्यू इंक्रीज़ की थी और T2 कांस्टेंट रहा था। यहाँ पर T1 कांस्टेंट है और T2 की वैल्यू आपने चेंज करनी होगी। अब एफिशिएंसी बढ़ानी है तो T2 की वैल्यू अगर आप कम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ने के चांसेस बनेंगे। Okay, now this is the answer of this numerical. Delta T2 is equal to 100 Kelvin. First of all, I am discussing this diagram again. Here we have a hot reservoir, temperature T1. T1 नहीं पता हमें, okay? And here we have a cold reservoir whose temperature is 200 Kelvin for efficiency 50%. And here we have an engine which extracted Q1 amount of heat energy from the hot reservoir and converts some portion of this energy into useful work and rejecting the remaining part of this energy into cold reservoir which is Q2. तो यहाँ पे सर कार्नोट इंजन के मॉडल में आपको दिखाया जा रहा है कि इसने Q1 हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की इंजन ने हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 था, जिसको उसने यूज़फुल वर्क डन यानी डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट किया और उसका एनर्जी का जो पोर्शन था जो रह गया रिमेनिंग पोर्शन उसने कोल्ड रिजर्वायर में सिंक कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। ओके, और इस पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 50% आ रही है। अब हमें इसकी एफिशिएंसी जो है वो 75% करनी है इसी सेम इंजन की विद द सेम हॉट रिजर्वायर बाय चेंजिंग दी ओनली कोल्ड रिजर्वायर। हमें सिर्फ कोल्ड रिजर्वायर को चेंज करना होगा, हॉट रिजर्वायर यही रहेगा। तो देख लीजिए हॉट रिजर्वायर मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा प्रीवियस डायग्राम में बना, इस डायग्राम में बना हुआ था लेफ़्ट साइड वाली में। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं है, T1 ही लिखा हुआ है, लेकिन मालूम नहीं है T1 कितना है। ओके, हमें T1 की वैल्यू नहीं पता कि T1 कितनी वैल्यू है। सो इट विल एक्सट्रैक्ट सेम ऑन द कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर हमने थोड़ा सा कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया है। कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा वो थोड़ा डार्क ब्लू कलर है, लेफ़्ट साइड पे थोड़ा लाइट ब्लू कलर है, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हमने डिक्रीज़ किया है। इंजन भी सेम है तो इसने वही Q1 एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब की और उससे कुछ वर्क किया और कम एनर्जी इसने क्या की, लॉस की, तो इसलिए इसका वर्क की अमाउंट जो है बढ़ गई क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर हमने चेंज कर दिया तो लॉस ऑफ हीट जो है वो थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ वर्क डन बढ़ गया। तो यहाँ पे वर्क डन बढ़ाने में जो हिस्सा लिया है वो Q1 ने नहीं बल्कि Q2 ने लिया है। Q2 चेंज करने पर जब वो Q2 प्राइम बन गया तो Q2 प्राइम ने लेस हीट रिजेक्ट की और वर्क की अमाउंट बढ़ा दी and its efficiency will become 75%. So one very important thing is that here T1 remain constant for the both efficiencies 50% and 75%। दोनों में efficiency आप T1 की वैल्यू आप T1 ही यूज़ करेंगे और सेम रहेगी, लेकिन T1 कांस्टेंट तो है लेकिन कितनी वैल्यू है ये नहीं पता हमें। ओके, okay, now class in the data. So let we assume that subscript 1 or index 1 represent the temperature or heat energy of the hot reservoir or temperature of high temperature reservoir। 1 जहाँ जहाँ भी आ रहा होगा वो सोर्स की या हॉट रिजर्वायर की या टेम्परेचर ऑफ हाई रिजर्वायर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हमें। 2 इंडेक्स जहाँ पर भी आ रहा होगा वो टेम्परेचर ऑफ सिंक, हीट एनर्जी ऑफ सिंक, हीट एनर्जी रिजेक्ट इनटू सिंक और कोल्ड रिजर्वायर की या लो टेम्परेचर रिजर्वायर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी हमें। सो लेट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50% एंड T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज गिवन ओवर देयर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज 200 Kelvin फॉर दिस एफिशिएंसी एंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1 विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अननोन, हमें टेम्परेचर T1 नहीं पता। ओके, नाउ सिमिलरली फॉर द efficiency of 75% we write it E prime. So the temperature of new source, so the temperature of new sink is equal to T2 prime which is also unknown। हमें सिंक का जो नया टेम्परेचर आएगा वो नहीं पता, जो हमने नया लो टेम्परेचर रिजर्वायर लगाया है वो भी हमें नहीं पता, उसका टेम्परेचर वो भी फाइंड करना है। and the temperature of source remain constant because you know very well that temperature of source is T1 which is constant, जो कि constant तो है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वो वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले T1
फाइंड करना पड़ेगा. ओके, एंड द रिक्वायर्ड थिंग, द फाइनल रिक्वायर्ड थिंग फॉर दिस न्यूमेरिकल इज टेम्परेचर चेंज इन द कोल्ड रिजर्वायर और सिंक्स. कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर में और सिंक में कितना चेंज आया है, यानी कि डेल्टा T2 बताना है आपको, जो कि T2 माइनस T2 प्राइम के बराबर आएगा. T2 के जो भी टेम्परेचर होंगे उनका डिफरेंस आप ले लेंगे तो आपको डेल्टा T2 पता चल जाएगा कि आपने कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज्ड. ओके, कि हम लो टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ करें कि हाई टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहे और एफिशिएंसी बढ़ जाए. Okay, now in the solution for T1, using the equation of efficiency in term of temperature, E is equal to 1 minus T2 upon T1. हमें T2 यहाँ पर पता है, T2 की वैल्यू आप रख देंगे 200 और एफिशिएंसी आ गई 50%. यहाँ से हम इजीली T1 फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट आई रिप्लेस दी परसेंटेज वैल्यू विद दी विदाउट परसेंटेज वैल्यू. 50% को जब मैं परसेंटेज से हटा के लिखूँगा तो वो 0.5 हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस 200 अपॉन T1. नाउ शिफ्टिंग दी वैल्यू शिफ्ट करने पर हम T1 को जब इक्वेट करेंगे, सबसे पहले हमने 200 अपॉन T1 को लेफ़्ट पर मूव किया, 1 वहाँ पर अकेला रहा, आइसोलेट रहा, इज इक्वल टू 1 रहा. फिर नेक्स्ट स्टेप में 0.5 को हमने 1 से सब्ट्रैक्ट कराया तो हमारे पास आंसर आ गया 200 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0.5. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 एंड T1, तो T1 बराबर आ गया 200 अपॉन 0.5 और इसका आंसर बिकम 400 केल्विन. T1 कितना आ चुका है हमारे पास 400 केल्विन. ओके, तो हमने यहाँ पर T1 फाइंड कर लिया है. T2 हमें पता है, T2 प्राइम फाइंड करना है और उसके बाद डेल्टा T2 फाइंड करना है. So now in the solution is continue. For T2 prime, using equation of efficiency, you know very well, E prime is equal to 1 minus T2 prime divided by T1. So T1 is constant in this numerical. पिछले दो न्यूमेरिकल में T1 चेंज हो रहा था, T2 कांस्टेंट था. यहाँ पर T1 कांस्टेंट है और T2 चेंज हो रहा है T2 से T2 प्राइम में. So now placing their value that T1 is 400 Kelvin और एफिशिएंसी अब हम रख रहे हैं 75%, विदाउट परसेंटेज में 0.75. नाउ इक्वेट दिस वैल्यू फॉर T2. सो वी विल शिफ्ट T2 प्राइम अपॉन 400 टू द लेफ्ट हैंड साइड. it will become equal to 0.75 plus T2 upon 400 is equal to 1. Now I shift the value 0.75 to the right hand side. It will subtract from the 1 and will become 0.25. And now multiplying by the value of the 400, we will get our answer is 300 Kelvin. Now for delta T2, we subtract T2 minus T2 prime. By subtracting their values, we will get our answer T2. Delta T2 is 100 Kelvin. Okay, this is the final answer of this numerical. Okay, now class, the next numericals which I include in this lecture is of entropy. So entropy is basically disorderness of a system or randomness of a system or unavailability of energy. So if you see this diagram, what do you think? Which state is initial and which state is final? Think about it. This left state is initial or the right side state is initial? Which is the initial one? So left state is the initial one and the right side state is the final state, which is and you can see that the disorderness is increased over there. So
if you think that this arrangement can be reversible or not. So this is basically discuss about the disorderness or the entropy of a system. There are some experiment or which are reversible in process, so the entropy change is 0, but in this state you see that the disorderness is increasing. यहाँ पे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हो रही है, तो डेल्टा चेंज जो है, एंट्रोपी का चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। बिकॉज अगर आप इनको देखें, बैलून जो यहाँ पे बस्ट हो रहा है या ये जो एक ऑरेंज है इसको प्रेस किया जा रहा है, तो फिर इससे जो पल्प इसका निकल रहा है वो भी जूस जो है इसका वो भी एक डिसऑर्डरनेस हो रहा है। इसको हम वापस रिपीट नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि दोबारा वो वैसा बन जाए तो इट्स इम्पॉसिबल। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन भी लिखा हुआ है, उसको भी अगर आप देखें तो इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। So basically the definition of entropy is the measure of the molecular disorder or the randomness of a system during a process is called entropy. Or we can also define, if you see this diagram, on the left hand side you see the atoms or molecules which are in highly ordered, and if you see this right side is a highly disordered or disused, or it's a very high entropy over there. On the left hand side entropy is very low or almost 0. So this is the animated diagram. You can see that the red and gray balls over there, when they mixed up, you can see the entropy will be increase. अगर हम एक बॉक्स में डिफरेंट कलर की बॉल्स को अरेंज करके रख दें और एकदम से उनको हम मूव करें या तो वो में आपस में मिक्सड अप हो जाएंगी। मिक्सड अप होने के बाद आप वही अरेंजमेंट चाहें जो आपने पहले की हुई थी, सेपरेट रेड बॉल्स थी, सेपरेट ग्रे बॉल्स थी, तो वो अरेंजमेंट वापस आना बहुत ही इम्पॉसिबल, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सो एंट्रोपी जो है ऑलवेज इंक्रीज होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। सो द एंट्रोपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ अनअवेलेबल टू डू वर्क, और इट्स अ वेस्ट ऑफ द एनर्जी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू सम वर्क। वी ऑल्सो कॉल डिफाइन इट as also. So mathematically in our course we are mostly deal with the entropy at the constant temperature. Constant temperature पे जो एंट्रोपी में चेंज आता है या जो एंट्रोपी मिलती है हमारे कोर्स में उसकी बात की जाती है। अदरवाइज एंट्रोपी में टेम्परेचर चेंज भी होता है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर कोर्स। सो एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस, और द चेंज इन एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन temperature, absolute temperature, where delta Q is the change in the amount of heat energy entered into the system and T is the absolute temperature. Its SI units is joule per Kelvin. यहाँ पे टेम्परेचर सिंगल आ रहा है तो उसको भी आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। Okay, now this is the first numerical of the entropy. If 540 calories of heat is required to vaporize 1 gram of water at 100 degree centigrade. Determine the entropy change involved in vaporizing 5 gram of water and 1 calorie is equal to 4.2 joules. So इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 540 कैलोरी रिक्वायर्ड है वेपराइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम ये चाह रहे हैं कि 5 ग्राम ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इट्स आंसर इज 30.4 जूल पर केल्विन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक इट्स डेटा। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओवर देयर, हमें एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है एंड वी आर प्रोवाइडेड विद 540 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ वाटर। 540 कैलोरीज जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए रिक्वायर्ड है। So we convert calories into joule by multiplying with 4.2. So it will be equal to 2268 joule is required to vaporize 1 gram of water. 226 joule बराबर किसके हैं, 1 gram of water को vaporize करने के लिए required हैं। If I want, अगर मैं चाहता हूँ कि 2 ग्राम ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली फॉर 2 gram of water, to vaporize 2 gram of water we needed 2 multiplied by 2268 joule. Similarly if I want to vaporize 3 gram of water, तो इस ब्लिंकिंग इक्वेशन को जो रेड से हाईलाइट हुई है ब्लिंक कर रही है, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 ग्राम 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा। 3 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 multiplied by 2268 जूल।
energy. In the same fashion, if I want to vaporize 5 gram of water, तो हम इस blinking equation को 5 में multiply कर देंगे. So 1 gram when multiplied by 5, it will be equal to 5 gram of water. So the energy will be equal to 5 into 2268 joule. So यहाँ से हमें लेफ़्ट हैंड साइड से इसकी एनर्जी मिल गई है कि 5 ग्राम ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, डेल्टा क्यू जो होगी हमारे पास, वो किसके बराबर आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2268 जूल. बाय आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी विल गेट 11340 जूल. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 11340 जूल्स. तो ये हमारे पास 5 ग्राम वाटर को वेपराइज करने की एनर्जी आ चुकी है. टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर दियर. सो कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन. You will get its temperature in Kelvin is 373. So the temperature is 373 Kelvin. So this is very different sort of numerical over there. You have to make its data and by the helping of the given statements. तो हमने यहाँ पर डेटा डायरेक्ट नहीं बनाया, बल्कि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसकी हेल्प से हमने डेटा को कंक्लूड किया है. ओके, एनर्जी हमें डायरेक्ट नहीं मिल सकती थी, लेकिन मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया. आप चाहें तो एनर्जी के जो सिमिलरली करके मैंने 2-3 स्टेप बताए हैं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में. इज़ दैट क्लियर? आई होप सो. ओके, नाउ इन द सॉल्यूशन. So in the solution, you know that for delta S is using the equation of entropy or change in entropy. Delta S equal to delta Q upon T. After placing their values, we will get our answer 30.4 joule per Kelvin. Entropy change will be occurred over there in order to vaporize 5 gram of water. Okay class? Okay class, this is our second numerical on the topic of entropy. So the energy of 334 joule is required to melt 1 gram of ice at 0 degree centigrade. What entropy change is involved in? First part, melting 20 gram of ice and freezing 20 gram of ice. Okay, so this question has two parts. We have to find the entropy change to melt 20 gram of ice. And here 1 gram energy is given over there, that how much energy is needed to melt 1 gram of ice. So these are the answer of the both melting and the freezing 20 gram of water. So first of all, the data of the part 1. So heat required to melt 1 gram of ice at 0 degree centigrade is 334 joule, you know. Similarly, if I want to heat 2 gram of ice, then we multiply 334 joule by 2. And if I want to melt 3 gram of ice at 0 degree centigrade, then you multiply 3 multiplied by 334 joule. Similarly, as compared to the last numerical, so if we want to melt 20 gram of ice, then we multiply 20 by 334 joule, then that is delta Q will become 6680 joule. It's a positive, okay, because heat is supplied. Delta S entropy change, we have to find it over there. Temperature is 0 degree centigrade, that means 273 Kelvin, and mass is 20 gram. There is no need of mass over there because we are done with the energy. Okay, now in the solution of the part 1, so for delta S, you know from the equation of change in entropy, delta S is equal to delta Q upon absolute temperature. After placing their values, we will get our answer, that is 24.5 joule per Kelvin. This is the answer of the entropy change to melt 20 gram of ice. Because we melted, we provided energy, so delta Q is positive. If we going to freeze it or we evolved or rejected,
the amount of heat energy from the material, then delta Q is negative. Okay, now I am going to solve the second part of this numerical, again making data of the second part 2, freezing 20 gram of water. So you know very well the heat ejected to freeze, because in order to freeze something we have to eject heat energy or evicted or evolved heat from that material. Of 1 gram of ice is minus 34 joule, because we ejected heat amount of energy, हम यहाँ से heat निकाल रहे हैं तो ये एनर्जी हम नेगेटिव मानेंगे, बिकॉज हीट सप्लाइड करने पे हमने पॉजिटिव मानी थी. ओके, सो फॉर 1 ग्राम वी हैव एनर्जी minus 334 जूल. Similarly, for the 20 gram we have to multiply this minus 334 with 20, then we get our delta Q. Heat energy is minus 6680 joule. 6680 joule is the amount of heat energy which we have to evolved or ejected from that material to freeze that material from water to okay. Delta S, here we have to find out the delta S, entropy change. T is the absolute temperature, so we have to write in Kelvin, 273 Kelvin. Mass is 20 gram. There is no need of mass in the solution. Okay, we already done with the mass because we multiply the energy with the 20. So alright. Okay, now in the solution, of the second part for delta S, by applying equation of entropy change, we know that delta S equal to delta Q upon delta T. After placing their values, minus 6680 divided by 273, we will get our entropy change to freeze 20 gram of water is minus 24.5 joule per Kelvin. Okay class, so here we are almost done with the all numericals of our chapter 11. This lecture will be concluded in the 8 lectures. This is our last lecture of the numericals. This lecture is not end over there. You have to, and the next slide I am showing the process of the Carnot engine and Carnot cycles, how it works. I am just giving the overview of the all topics of the Carnot engine and Carnot cycle. So this is the end of the class. If you want any assistance or any help on any PDF material or notes, so you can call me on my WhatsApp number. Its number is given in the description of the YouTube channel. Okay, आपको कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, कोई असिस्टेंट चाहिए हो पूछ सकते हैं. एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आई एम अवेलेबल ओवर देयर. आई एम ऑल्सो गिविंग ऑनलाइन क्लासेस टू माई few students. So if you want any assistant, because these are the only numerical side of this lectures, if you want any theoretical concept or theoretical guidance or theoretical lectures, so I will share these lectures on my online classes. Okay, so this is the end of the numericals. Now in the next slide you will see the how Carnot engine work and how Carnot cycles and its PV diagram and the comparison of Carnot cycles and Carnot engine with the diesel engine and with the petrol engine. Okay class. Okay class, firstly I am giving the overview of the Carnot engine and its Carnot cycle. You can also use this question solution into your long question. ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप चाहें तो इसे यहाँ से भी कर सकते हैं. पूरा नोट से ही बनाया गया है एंड यू कैन राइट द होल क्वेश्चन इन योर नोट्स एज वेल. बेसिकली व्हाट इज़ Carnot engine? Carnot engine is an imaginary engine which is assumed by Nicholas Leonard in Sadi Carnot. It's not a Carnot, it's a Carnot. T is silent over there. And in 1824, it's a type of engine which is free from all heat losses, and that is conduction, convection, radiation and friction. Its efficiency is higher than any real engine. So basically Carnot engine एक ideal heat engine बनाया गया था, एक मॉडल बनाया गया था. It's not a real engine,
रियल इंजन का जब आप ग्राफ या मैकेनिज्म देखेंगे तो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, लेकिन ये फर्स्ट एक मॉडल बनाया था सारी कार्नोट ने 1824 में कि इसी की मदद से इंजन जो है वो वर्क करेगा, या इसी कॉन्सेप्ट्स पर इंजन जो है वर्क करेगा, बिकॉज वी हैव लॉसेस इन आवर इंजन। एंड यहाँ से कुछ जो हमें रिजल्ट्स मिले थे वो बहुत ही रिमार्केबल थे। सो इन दी कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ आइडियल गैस। ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? एक आइडियल गैस फिल हुई हुई होती है एक सिलेंडर में, और सिलेंडर के परफेक्टली कंडक्टिंग बेस होती है, और उसके जो वॉल्स होती हैं वो नॉन कंडक्टिंग होती है, विथ नॉन कंडक्टिंग वेटलेस मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। टू ऑपरेट दिस इंजन इट हैज़ अ सोर्स एंड अ सिंक ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटीज़। और यहाँ पे सोर्स होती है उसके पास, और सिंक होती है जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटीज़ होती हैं। आई विल एक्सप्लेन। So this is in the construction, this is the working substance, which is ideal gas over there or fuel. Its base is conducting, it's filled in a cylinder having insulated walls and insulated movable weightless piston with some weight or with some pressure. So this is basically the model of the Carnot engine, okay, or its cylinder. दिस इज़ द हीट रिजर्वायर हैविंग इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। एक हीट रिजर्वायर है, एक फर्नेस है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, चेंज नहीं होगा अगर उस पर आप किसी भी मटेरियल को प्लेस कर दें। सेकंड थिंग इज़ द इंसुलेटर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ इंसुलेटर, विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास। एंड द थर्ड वन इज़ द कोल्ड रिजर्वायर हुज टेम्परेचर इज लो देन हॉट रिजर्वायर एंड इट हैज़ ऑल्सो इनफाइनाइट कैपेसिटी, इट कैन नॉट बी चेंज। इन हीट हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर पर अगर हम किसी मटेरियल को प्लेस भी कर दें, उनका टेम्परेचर का डिफरेंस जो भी हो, लेकिन वो टेम्परेचर इन्हीं के टेम्परेचर के बराबर हो जाएंगे। तो इन हीट और कोल्ड रिजर्वायर की ये एबिलिटी है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटीज इनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस आवर द सिलेंडर ऑन द हॉट रिजर्वायर, then we will place it on the insulator, then we will place it on the cold reservoir and reverse the whole process in the continuation। तो सबसे पहले हम अपने सिलेंडर को इस तरह से हॉट रिजर्वायर पर रखते हैं, फिर इंसुलेटर पे प्लेस करते हैं, फिर कोल्ड रिजर्वायर पे प्लेस करते हैं, फिर इंसुलेटर पे प्लेस करते हैं, और फिर उसे हॉट रिजर्वायर पे ले आते हैं। ये एक तरह से इसका एक वर्किंग सीक्वेंस है। सो यू कैन सी दिस। First we place it on a hot reservoir, then insulator, then the cold reservoir. So this is the basically is a sequence जिसमें शो की गई है आपको sequence, it's not too useful. So Carnot cycle, a Carnot engine converts heat energy into mechanical energy or the using a cyclic process consisting of two isothermal and two adiabatic reversible process. कार्नोट साइकिल वो होता है जिसको एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें कंसिस्ट करते हैं दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, और फिर वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस आ जाता है। इट्स अ साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। सो इट्स वर्किंग में जो गैस है हमारे पास या जो फ्यूल है वो ऑपरेट करेगी इन 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस से, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक। इसी प्रोसेस को हम कार्नोट साइकिल भी कहते हैं। So here you can see the diagram that what happens first, it will start from here, the source is energy, लिए isothermal expansion हुआ इसमें, फिर insulator पे adiabatic expansion, then isothermal में compression, फिर adiabatic compression, then isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, now adiabatic compression। सो these are the 4 process जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इस एनिमेशन में। थोड़ा सा फास्ट है ये। तो ये 4 प्रोसेस की बेटा हमें यहाँ पर वर्किंग शो करनी होगी, वर्किंग लिखनी होगी विद देयर पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो इन द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सिलेंडर होता है या जो कार्नोट हमारे पास सिस्टम होता है, सिलेंडर को हम कहाँ प्लेस करते हैं, ऑन द हीट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 है।
और वहाँ पे उसमें एक्सपेंशन कराया जाता है, प्रेशर को रिड्यूस कर कर प्रेशर P1 V1 से P2 V2 हो चुका है और यहाँ सिस्टम कुछ वर्क करता है, इसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। दिस सिलेंडर इज देन प्लेस्ड ऑन अ हीट रिजर्वॉयर एंड एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी Q1। इसने Q1 हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, गैस ने अलाउ किया से एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड फिजिकल वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाते हैं P1 V1 T1 से P2 V2 एंड T1। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली इन द सेकेंड स्टेप विच इज़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अब हम क्या करेंगे, वी प्लेस द सिलेंडर ऑन एन इंसुलेटर एंड अलाउ रिड्यूस इट्स प्रेशर। हम उसका प्रेशर और कम कर देंगे जो कि P2 V2 T1 से P3 V3 T2, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज होगा बिकॉज वी रिड्यूस द प्रेशर, और T2 टेम्परेचर जो है वो कम आएगा ड्यू टू लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फिजिकल वेरिएबल्स। नाउ इन द थर्ड प्रोसेस, द थर्ड स्टेप, we again place the cylinder to a cold reservoir and which rejects heat energy Q2 and the gas allowed to compress isothermally by changing its physical variables। हम यहाँ पर प्रेशर को जो है वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और उसे हम T2 कोल्ड रिजर्वायर पे प्लेस कर देंगे, जिससे इसमें से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल जाएगी और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 के बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं आप इन दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो T2 ही रहा है। एंड द फोर्थ स्टेप इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। नाउ इन दिस स्टेप सिलेंडर इज प्लेस ऑन एन इंसुलेटर अगेन बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड गैस इज अलाउड टू कंप्रेस एडियाबैटिकली। बिकॉज हमने इंसुलेटर पे रखा हुआ है तो हम गैस को जो कंप्रेस करेंगे तो एडियाबैटिकली कंप्रेस होगी, बिकॉज उससे कोई भी एनर्जी बाहर रिलीज नहीं हो रही। ओके, इन एडियाबैटिक नो हीट इज़ गेन और हीट लॉस बाय द सिस्टम, और एज अ रिज़ल्ट उसकी इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर वहीं आ जाएगा जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। एंड इट अचीव इट्स प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। सो इट्स बेसिकली अ वर्किंग मॉडल। ये एक मॉडल बनाया गया था ताकि हम एक इंजन की मैकेनिज़्म को बता सकें कि वो कैसे वर्क कर सकता है, एक आइडियल हीट इंजन। So this is a graphical representation where pressure volume diagram or pressure volume or PV curve of the Carnot cycle. So our first point is P1, V1 and T1। यहाँ पे प्रेशर P1 ज़्यादा था, V1 वॉल्यूम भी था एंड टेम्परेचर T1 था। सेकंड में जो पार्ट में हमारे पास जो प्रेशर जो है हमने रिड्यूस किया था, तो प्रेशर देख लीजिए वाई एक्सिस पे थोड़ा नीचे आ गया P2, वॉल्यूम वहाँ पे थोड़ा बढ़ गया था, एडियाबैटिक हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन हुई थी। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास ग्राफ आ रहा है जहाँ पे सिस्टम ने क्या की थी, हीट अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था और उसने कितनी Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। देन द सेकंड इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन वेयर वी मूव फ्रॉम P2 V2 T1 से हम P3 V3 T2 तक चले गए थे, प्रेशर P3 V3 एंड T2। एंड इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा लेस स्टीपर आता है, कर्व जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है इसका, इसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। देन वी विल प्लेस आवर सिस्टम ऑन दी लो कोल्ड रिजर्वायर। फिर हमने इसके बाद उसको कोल्ड रिजर्वायर पर रखा था जिस पर इसका टेम्परेचर जो है कितना हो गया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ इसमें, और इसका प्रेशर P3 V3 T2 से P4 V4 और T2 हो गया था। एंड इट रिजेक्ट्स Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। Q1 हीट एंटर हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वेक्टर की फॉर्म में भी एरो देख लें, इसका ऑरेंज रेड वेक्टर जो है वो थोड़ा थिक है, और Q2 हीट एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज़ हुई है, यानी कि जो इनका फ़र्क है उसने वर्क डन किया होगा, इंजन ने उसी पे वर्क किया होगा। एंड द फाइनल इज़ द एडियाबैटिक कंप्रेशन वेयर वी मूव फ्रॉम P4 V4 T2 to P1 V1 एंड T1। और फिर हम जब एडियाबैटिक कंप्रेशन कराते हैं तो हम दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाते हैं जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ था, एंड इसके वेरिएबल क्या बन जाते हैं, P1 V1 एंड T1। सो दिस इज़ द बेसिकली PV डायग्राम एंड द एरिया अंडर द कर्व। जो एरिया आएगा इस कर्व के अंदर, जो ये कर्व आपको नज़र आ रहा है PV डायग्राम का, वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन बाय द हीट इंजन इन ईच साइकिल।
Okay, so I'm just giving the overview. I'm not explaining this topic in very detail. So this is the visualization of the Carnot cycle, Carnot piston. So Carnot piston को इस तरह से काम करता है. ये इसकी PV डायग्राम भी नज़र आ रही है आपको. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि पहले आइसोथर्मल जो है हमारे पास क्या हो रहा है. हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन. और ये इसका एक पिस्टन नज़र आ रहा है जो कि मूव कर रहा है, कार्स में लगा हुआ होता है, इंजन पिस्टन कहलाता है ये. Okay, now we compare diagram with the रियल इंजन पिस्टन. तो रियल इंजन में 4 पिस्टन्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा क्रैंक शाफ्ट की मदद से, और ये अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, और इन्हीं की मदद से जो इंजन जो है वो मूव करता है, वर्क करता है. सो दिस इज़ द मॉडल विद द रियल इंजन पिस्टन. यू कैन कंपेयर द कार्नोट पिस्टन विद द रियल इंजन पिस्टन्स. So now the efficiency of Carnot engine since throughout the Carnot cycle जो नेट चेंज था इंटरनल एनर्जी का वो ज़ीरो था, बिकॉज हम T1 से ही शुरुआत हुई थी और उसी टेम्परेचर पे वापस आ गए थे. तो डेल्टा T ज़ीरो, डेल्टा जो U रहा यहाँ पर एनर्जी का, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर होता है. डेल्टा U ज़ीरो होने की वजह से डेल्टा Q डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क पे. Where Q1 is the heat absorbed by the system and Q2 is the heat rejected by the system, and their difference called net heat remain in the system, which is called. Put this equation into equation number 1. तो डेल्टा Q की इक्वेशन 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, हमें वर्क डन बाय द कार्नोट इंजन मिल जाएगा, जो कि बराबर आ रहा है Q1 माइनस Q2 के. तो यहाँ पे कार्नोट इंजन में जो आपको वर्क डन मिलता है या जो इंजन वर्क करके दिखाता है वो एनर्जीज़ के डिफरेंस के बराबर होता है Q1 माइनस Q2. इज दैट क्लियर? ओके, ना एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कंटिन्यूड. इसको हम ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. So here input is the Q1 is the amount of heat energy which is input, and the output is the work done by the Carnot engine, which is Q1 minus Q2. So by placing their value we will get Q1 minus Q2 upon 1. If we break their LCM, then Q1 upon Q1 minus Q2 upon Q1. We can write this as a 1 minus Q2 upon Q1. Because efficiency is measured in percentage, so we multiply this value with the 100, so we will get our efficiency in the form of percentage. तो ये हमारे पास efficiency आ जाएगी कार्नोट इंजन की in the form of heat energy. Since the amount of heat energy transferred to or from the gas is directly proportional to the absolute temperature of the hot and cold reservoir, it is practically observed that the ratio of Q1 upon Q2 and T1 upon T2 is almost equal. So we can also write the formula of efficiency in term of temperature. So by replacing Q1 with T1 and replacing Q2 with T2, we can get our equation E is equal to 1 minus T2 upon T1 multiplied by 100. तो ये efficiency का टेम्परेचर फॉर्म में फार्मूला आया था आपके पास, जहाँ पे T1 जो है वो टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर है, T2 जो है टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T2. इस पर MCQs आते हैं कि कार्नोट इंजन की अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो T1 को आप इंक्रीज़ कर दें तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर आप T2 को डिक्रीज़ करेंगे तो भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. So efficiency is directly proportional to T1 and inversely proportional to T2. Same happen with the energies. Efficiency is directly proportional to Q1 and inversely proportional to Q2. So it was oftenly asked in MCQs. So you have to keep in mind this. इसे नोट कर लीजिएगा, ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है.
So now this is the 4-stroke, this is just an overview, it's a rough work, it's not for your examination, but it's an overview of 4-stroke petrol engine cycle. जो हमारे पास 4 इंजन पेट्रोल इंजन होता है उसमें ये 4 स्टेप्स होते हैं: इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन एंड एग्जॉस्ट. You can see this. On the left hand side it's a working model, and the right hand side it's a step by steps. It's 4-stroke cycle engine. It is also called auto engine cycle. ओके, नाउ अ 2-स्ट्रोक एंड 4-स्ट्रोक इंजन कंपैरिजन. ये 2-स्ट्रोक और 4-स्ट्रोक इंजन का कंपैरिजन. 2-स्ट्रोक इंजन थोड़ा सा आई थिंक ओल्ड हो गया है. नाउ 4-स्ट्रोक इंजन कार्स ज़्यादा यूज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू 2-स्ट्रोक इंजन. ओके, नाउ दिस इज़ द 4-स्ट्रोक डीजल इंजन साइकिल. ये हमारे पास एक 4-स्ट्रोक डीजल इंजन साइकिल दिखाया जिसमें इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट हमारे पास फंक्शंस होते हैं. यू कैन सी दिस डायग्राम, इट्स एनिमेटेड डायग्राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑन द राइट हैंड साइड. इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट आर द 4 प्रोसेस ऑफ द 4-stroke diesel engine. And this is the PV diagram of the petrol engine and the diesel engine. So now if you compare this PV diagram with the Carnot engine cycle, so it's little bit different. तो ये हमारे पास जो पेट्रोल इंजन होता है और ये डीजल इंजन होता है, इनकी डायग्राम्स हैं, इनके PV साइकिल्स बने हुए हैं. आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा यहाँ तक कार्नोट इंजन.